श्वेता, आपने आंसर क्यों नहीं भेजे? मेरे पास तो नहीं आया। अच्छा, चलिए दोबारा सेंड कर दीजिएगा, ये चेक नहीं किया होगा। और एक आंसर आया था, लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन था ना, उसको ठीक से पढ़ के आंसर करना चाहिए था। पहला क्वेश्चन देखिए, जैसा जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, अगर मैं आपसे बात करूं तो उसके 3 हिस्से थे। सैंपल आंसर, जैसे मान लीजिए कि अभी मैं आपको सैंपल आंसर, चलिए हर्ष के ही पेपर को ही मैं सैंपल आंसर के तौर पे बता देता हूं कि आखिरकार है क्या। आइए, जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, क्वेश्चन देखिए, अभी इसको, जैसे जो क्वेश्चन था, विद रेफरेंस टू रिलेवेंट केस लॉज, आप लोग ध्यान सुनिएगा, विद रेफरेंस टू रिलेवेंट केस लॉज स्टेट whether more than one preliminary decree can be passed in a single suit। तो पहले तो देखिए, आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि क्या एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री एक केस में पास हो सकती है कि नहीं हो सकती है। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है कि केस लॉ के जरिए समझाइए कि क्या एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री पास हो सकती है या नहीं हो सकती है। पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट देखिए, ऑल्सो डिस्कस इफ अ प्रिलिमिनरी डिग्री कैन बी मॉडिफाइड और अमेंडेड। क्या ये भी बताइए कि क्या प्रिलिमिनरी डिग्री मॉडिफाई या अमेंड की जा सकती है, स्पेशली कब, when no appeal has been preferred against such decree। अगर कोई डिक्री के अगेंस्ट अपील प्रेफर नहीं की गई है तो, इफ यस अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, अगर हाँ तो किन सर्कमस्टांसेस में। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को लिखना हो तो इसका पहला पार्ट तो देखिए, विद रेफरेंस टू रिलेवेंट केस लॉ स्टेट वेदर मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्री कैन बी पास्ड इन अ सिंगल सूट। तो यहां पर अब आपको डिक्री के बारे में एसेंशियल एलिमेंट तो आपने लिखे, जैसे यहां पर देखिए, अब जो हर्ष ने आंसर दिया है वो सेक्शन 2(2), यहां पर इन्होंने डिक्री की पूरी डेफिनेशन दे दी। सीपीसी डिफाइंस द टर्म डिक्री एज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। ये सारा कुछ कंप्लीट कर दिया इन्होंने, ये बहुत अच्छा है, डिक्री की पूरी डेफिनेशन ही दे दी। आप इसके बजाय एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप डिक्री के एसेंशियल एलिमेंट्स बता दें, ये भी काम हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उसके बाद आप सीधे बताइए कि टाइप्स ऑफ डिक्री। तो टाइप्स ऑफ डिक्री में क्या हो सकता है, प्रिलिमिनरी डिक्री, और उसके बाद फाइनल डिक्री, और पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल, ये सब हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, यहीं से आपका क्वेश्चन डिक्री पर था ही नहीं, तो डिक्री पर बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर अब हमको देखना है कि भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आखिरकार एक सूट में क्या एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री पास की जा सकती है या नहीं पास की जा सकती है। तो यहां पर जैसे अब हर्ष ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो इस तरीके से दिया है। देखिए, इन्होंने कहा कि द क्वेश्चन एज टू वेदर मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्री कैन बी पास्ड इन अ सिंगल सूट। पहले तो हर्ष अपना पैरा चेंज करो। अच्छा, सब कुछ मिक्स नहीं करना है। पहला पार्ट आंसर हो गया तो दूसरे पार्ट पर आइए। कहता है डिक्री कैन बी पास्ड, द क्वेश्चन एज टू वेदर मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्री कैन बी पास्ड इन अ सिंगल सूट व्हेन। अब जैसे ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है। व्हेन वी लुक अप टू द जजमेंट ऑफ हाई ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड देयर इज अ देयर आर डाइवर्जेंट व्यूज, ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप सीधे लिखिए कि सो फार एज द क्वेश्चन रिगार्ड, कौन सा, कि वेदर मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिग्री कैन बी पास्ड। तो हाई कोर्ट्स के व्यूज अलग अलग होते हैं,
ये व्हेन वी लुक अप टू द जजमेंट ऐसा नहीं लिखा जाता है, ठीक। हम यहाँ पर सब्जेक्टिव चीजें नहीं लिखेंगे, हम ऑब्जेक्टिव ही चीजें लिखेंगे, हमारा अपना कोई ओपिनियन नहीं होगा अभी फिलहाल। तो हाई कोर्ट्स के ओपिनियन बता दीजिए। अब इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा कि भारत इंदू के केस में क्या हुआ, फिर प्यारे मोहन के केस में क्या हुआ, ये सब तो ठीक है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट, अब रुकिए, सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल के केस में क्या कहा, वेयर द इशू बिफोर द कोर्ट इज दैट कैन देयर बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्री इन अ सूट। तो देखिए क्या लिखते हैं, कोर्ट हेल्ड दैट, तो कोर्ट ने क्या कह दिया, वत्सला आजकल बहुत देर से आती हो तुम। हाँ, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर देखिए, इन्होंने क्या कहा कि फूलचंद के केस में वेयर द इशू बिफोर द कोर्ट इज दैट। अब रुको जरा, अगर तुम पास्ट सेंस में लिख रहे हो तो पास्ट में ही लिखो, इज लिखोगे तो पूरे सेंटेंस को फिर इज में करो, या तो प्रेजेंट में आंसर दो या तो पास्ट में आंसर दो। वेयर द इशू बिफोर द कोर्ट इज दैट कि कैन देयर बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिग्री इन अ सूट, द कोर्ट हेल्ड दैट it if an event happens after the preliminary decree and before the final decree is passed and a change in circumstances or is necessitated, for example death of etc etc, the trial court can and should pass a second preliminary decree for correcting the shares। अच्छा रुक जाइए, यहां पर ये बताइए यहीं से गड़बड़ी हुई है ना, कि किस किस पॉइंट पर ये कहा गया था। जैसे ये पार्टीशन के केस में कहा गया था, पार्टीशन के सूट में, तो पार्टीशन के बारे में कहां मेंशन्ड है हर्ष, पार्टीशन कहाँ मेंशन्ड है कि ऑर्डर 20 रूल 18 सब क्लॉज 2 के लिए, सब रूल 2 के लिए बात मेंशन की गई थी, और उसी पर कोर्ट ने अपने आप को, हाँ ये देखो जैसे तुमने लिखा है ना कि यहाँ पर बट रिस्ट्रिक्टेड टू पार्टीशन सूट ओनली, तो कहां पर है ये पार्टीशन सूट, ऑर्डर 20 रूल 18 कहाँ लिखा है, आपने यहीं पर लिखना चाहिए था ना। ब्रैकेट में बहुत छोटा सा लिख दिया, बट रिस्ट्रिक्टेड टू पार्टीशन सूट ओनली। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, आपको इसको हाईलाइट करना चाहिए था, और आपने कहीं ऑर्डर वगैरह मेंशन किए ही नहीं। आगे देखिए, द क्वेश्चन एज टू वेदर द प्रिलिमिनरी डिक्री कैन बी मॉडिफाइड, देखिए थर्ड क्वेश्चन पर आ गए, थर्ड क्वेश्चन पर आ गए ना। अब क्या करना चाहिए था हर्ष, फिर से पैरा चेंज करना चाहिए था। द क्वेश्चन एज टू वेदर द प्रिलिमिनरी डिक्री कैन बी मॉडिफाइड और अमेंडेड व्हेन नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड अगेंस्ट सच डिक्री, दिस वाज explained by the Supreme Court in this case। तो इस केस का नाम मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अच्छा, was held that the court has power to revise preliminary decree or pass any other preliminary decree if there is any change in the circumstance, ठीक है। for okay fine, further the court observed that section 97 of the CPC does not क्रिएट एनी हिंड्रेंस। थोड़ा सा हर्ष इसको और चेंज कर सकते थे, जैसे पहले सेक्शन 97 लिख देना चाहिए था कि सेक्शन 97 ये कहता है कि द प्रिलिमिनरी डिक्री इज नॉट चैलेंज्ड देन देयर कैन नॉट बी इट कैन नॉट बी असील्ड आफ्टर द फाइनल डिक्री आल्सो। वहां पर अब क्वेश्चन ये है, आपको इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहिए था कि बट द कोर्ट, however the court said that this particular section does not restrict the power of the court to automatically change the or alter the decree in if the circumstances so needed। ये कहां लिखा है भाई, हाँ ये आपने बिल्कुल सही लिखा, देखिए लास्ट में फर्दर द कोर्ट ऑब्जर्व दैट सेक्शन 97 डज नॉट क्रिएट एनी हिंड्रेंस, ये तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा, इसको थोड़ा पहले लिख देते, बहुत बढ़िया। आखिरी में देखिए इन्होंने क्या लिखा, देयर फोर वी कैन से, भाई देयर फोर के बाद कॉमा वॉमा कर कुछ लगेगा, देयर फोर वी कैन बाय द रिलेवेंट केस लॉ कैन से that there can be more than one preliminary decree be passed in a single suit and also court can modify or amend the preliminary decree, कहाँ गई preliminary, only when the circumstances justify it and it is advantageous to do so। बहुत बढ़िया, हर्ष का आंसर बहुत अच्छा था। आप देखिए दो एक दो आप समझ गए, इस तरीके से हम लोगों को करना है।
जैसे क्वेश्चन है उसके 3 हिस्से थे, उन तीनों हिस्सों पर अलग अलग आंसर आना चाहिए। हर्ष ने बहुत बढ़िया कोशिश की है, लेकिन प्रॉब्लम क्या किया है कि जैसे ऑर्डर्स वगैरह मेंशन नहीं किए हैं। अगर यही ऑर्डर्स भी मेंशन कर देते तो बहुत बढ़िया रहता। थोड़ा सा अपनी इंग्लिश को हल्का सा इंप्रूव और करने की कोशिश करें, वो लिखते लिखते होने लगेगी। इसका आंसर बाकी लोग भी दें। श्वेता, मैंने तुम्हारा आंसर नहीं देखा था, बट क्या तुम्हारा आंसर इसी फॉर्म में था? अगर था तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दोबारा से लिखिए। ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हरियाणा का पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए अब हम आज की क्लास के लिए आएंगे, और ये बताइए कि पहले हम लोग थोड़ा सीपीसी पढ़ लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको आंसर करने हैं। ठीक है, चलिए भाई। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा डिक्री के टाइप्स पर। तो डिक्री के टाइप्स पे आपने देख लिया कि साहब प्रिलिमिनरी डिक्री भी हो गई, फाइनल डिक्री भी हो गई, और लास्ट का पॉइंट यही था कि क्या कैन देयर बी मोर देन वन फाइनल डिक्री इन अ सूट? तो आपने कहा यस, देयर कैन बी मोर देन वन फाइनल डिक्री इन अ सूट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और आपने आखिरी में इस पर केस लॉ वगैरह भी देख लिए। अब आइए, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी डीम्ड डिक्री। टाइप्स ऑफ डिक्री में एक और है, पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल भी हो गया है, डीम्ड डिक्री डाली हेडिंग। कौन सा? डीम्ड डिक्री। अभी शेयर कर देते हैं। देखिए, व्हाइट बोर्ड आप सबको दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा? हम्म। तो हम लोग बात किस पे कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं डीम्ड डिक्री पे। हेडिंग डालिए डीम्ड डिक्री। डीम्ड डिक्री। डीम्ड डिक्री का मतलब क्या होता है? डीम्ड का मतलब बताइए वत्सला, डीम्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन बाय डीम्ड? डिक्री तो हम जानते हैं, डीम्ड का मतलब क्या हुआ? कोई बता सकता है मुझे डीम्ड का मतलब क्या हुआ? डीम्ड का मतलब इफ समथिंग इज नॉट इन रियलिटी बट यू डीम टू डू डीम टू बी समथिंग। आप कोई चीज वास्तव में नहीं, लेकिन आप ये प्रिजम्पशन कर लेते हैं। डीम्ड का मतलब होता है प्रिजम्पशन। लिखिए, डीम्ड डिक्री मीन्स अ स्टैट्यूटरी फिक्शन। डीम्ड डिक्री इज अ स्टैट्यूटरी फिक्शन। डीम्ड डिक्री क्या है? अ स्टैट्यूटरी फिक्शन। डीम्ड का मतलब क्या हो गया? एक स्टैट्यूटरी फिक्शन है। फिक्शन का मतलब समझते ना, रियलिटी नहीं है, लेकिन हम, स्टैट्यूट का मतलब क्या हो गया? जो कि लॉ का फिक्शन है। स्टैट्यूट का मतलब लॉ का फिक्शन है। स्टैट्यूटरी फिक्शन फॉर द पर्पज ऑफ, फॉर द पर्पज ऑफ extending, for the purpose of extending the meaning, the meaning which it does not expressly cover, which it does not expressly cover।
which it does not expressly cover। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि डीम्ड डिक्री जो है, देखो डिक्री के बारे में पहले डीम्ड का मतलब तो समझ गए सभी लोग, बताइए डीम्ड का मतलब क्या हो गया? प्रिजम्पशन। किसका प्रिजम्पशन? लॉ का प्रिजम्पशन। इट इज अ स्टैट्यूटरी फिक्शन। डीम्ड का मतलब प्रिजम्पशन। कैसा प्रिजम्पशन? लीगल प्रिजम्पशन। जो एक्चुअल डेफिनेशन में नहीं आता है, लेकिन अगर लॉ कहता है वी डीम टू डू, डीम्ड, डीम डिक्री का मतलब जो डिक्री की डेफिनेशन नहीं आ रहा है, लेकिन लॉ एक प्रिजम्पशन कर रहा है कि ये भी डिक्री होगी। तो डिक्री की एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होती हैं? आपने कहा सूट होना चाहिए, एडजुडिकेशन होना चाहिए। एप्लीकेशन पर जनरली डिक्री नहीं होती है। तो डीम्ड डिक्री क्या है भाई? देखो अपने बेयर एक्ट में तो कहता है इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड। डिक्री में और क्या क्या इंक्लूड होगा? तो इन्होंने कहा इट शैल डीम्ड टू बी इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट। ऑर्डर 7 रूल 11 जल्दी से ओपन करो। देखो ऑर्डर 7 रूल 1 में तो तुम्हें प्लेंट के बारे में बताता है कि प्लेंट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, और ऑर्डर 7 रूल 11 जरा आपने बेयर एक्ट में ओपन कीजिए, जल्दी करें। ऑर्डर 7 रूल 11 देखा आप लोगों को? ऑर्डर 7 रूल 11। ऑर्डर 7 रूल 11 देखिए जरा, अपना बेयर एक्ट ओपन करें और ऑर्डर 7 रूल 11 देखें। देखिए रिजेक्शन ऑफ प्लेन दिखा आप लोगों को? जब तुम रूल 1 पढ़ोगे तो उसमें बताता है कि प्लेंट में क्या क्या मिलेगा, क्या क्या लिखा होना चाहिए, पर्टिकुलर्स ऑफ द प्लेंट। और जब 11 देखोगे तो कहता है रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट। प्लेंट कब कब रिजेक्ट हो सकती है? तो डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड्स पर रिजेक्ट हो सकती है। ये सारे ग्राउंड्स बाद में हम लोग पढ़ेंगे और इसको याद भी करना पड़ेगा। जैसे ये किसने कह दिया कि इफ यू डू नॉट डिस्क्लोज द कॉज ऑफ एक्शन द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड। तो ये प्लेंट रिजेक्ट हुई, मुझे ये बताओ, हमने अपनी प्लेंट फाइल की और प्लेंट हो गई रिजेक्ट। कोर्ट ने कहा यू हैव नॉट डिस्क्लोज्ड एनी कॉज ऑफ एक्शन, and on the ground of non-disclosure of the cause of action the plaint was actually rejected। the question is कि डिक्री की एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि डिक्री कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स बिटवीन द पार्टीज। ये बताओ जब प्लेंट ही रिजेक्ट हो गई मेरी, तो क्या राइट्स कंक्लूसिवली डिटरमाइन हुए? कंक्लूसिव डिटरमाइन का मतलब क्या हो गया? एडजुडिकेशन होना चाहिए। एडजुडिकेशन हुआ, दोनों पार्टीज को फेयर ट्रायल का मौका मिला। बोलो जल्दी, क्या दोनों पार्टीज आई थी? अभी तो नहीं आई ना। क्यों? क्योंकि प्लेंट ही रिजेक्ट हो गई। प्लेंट आई अभी तो प्लेंट एक्सेप्ट होती, फिर उस पे सूट बनता। याद है ना लास्ट क्लासेस में? तो प्लेंट जब कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती तो उसे एक सूट नंबर दे देती है। सूट नंबर देने के बाद फिर आप कहते हैं कि अभी तो इसके बाद रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का ऑप्शन देना होगा। तो ऑर्डर 8 जब जाओगे तो रिटन स्टेटमेंट आएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप ट्रायल की तरफ मूव कर जाते हैं, समन्स इशू किए जाते हैं, ट्रायल होता है, ये सारा कुछ होता है ना। लेकिन अभी तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ही हो गई, तो इसके आगे तो भी कोई प्रोसीजर बढ़ा ही नहीं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वेदर देयर इज अ कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द सूट, क्या वहां पर एडजुडिकेशन हुआ है? क्या डिफेंडेंट को मौका मिला? अभी तो प्लेंटिफ की ही बात खत्म हो गई ना। ये तो तब होता जब प्लेंट एक्सेप्ट होता, फिर उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट आता, तब आप कहते हैं कि हाँ एडजुडिकेशन कोर्ट ने किया, जुडिशियल डिसीजंस दिए। जुडिशियल डिसीजन का मतलब क्या हुआ? दोनों पार्टीज को फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए, और उसके बाद फिर क्या होना चाहिए? जुडिशियल जो माइंड का एप्लीकेशन। तो जुडिशियल माइंड का एप्लीकेशन क्या? जितने भी एविडेंसेस हैं उनका जुडिशियली जो है उनका इवेल्युएशन करना। तो यहाँ पर क्या कुछ हुआ है? ऐसा नहीं हुआ ना। तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट तो डिक्री नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिकल सेंस में समझें तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज नॉट ए डिक्री।
इफ यू गो बाय द डेफिनेशन ऑफ द डिक्री, तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज नॉट अ डिक्री। लेकिन आपका बेयर एक्ट कहता है इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड, सेक्शन 2 देखिए, तो कहता है इट शैल डीम्ड टू इंक्लूड। कितनी बार ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया है कि डिक्री में इंक्लूड क्या है और क्या नहीं है। तो देखो क्या कहता है, इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड, दिख रहा है सभी लोगों को, इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड। डीम्ड का मतलब मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, प्रिजम्पशन, यानी कि ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि डिक्री में ये भी इंक्लूडेड है। क्या इंक्लूडेड है, द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का मतलब कहां पर, ऑर्डर 7 रूल 11। तो कहता है कि इफ इट इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट एंड आगे देखो द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो देखो कि ऑर्डर 7 रूल 11 को ही समझ लो कि ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है, बट इट इज अ डिक्री, इट इज अ डिक्री, ये डिक्री है। अच्छा रुको, तो डिक्री है तो डिक्री होने से फायदा क्या होगा, डिक्री होने से फायदा ये होगा कि पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों को सब मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं अभी तक, अभी तक तो सबको क्लियर है। अभी रुको, अच्छा, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है जब डिक्री हो जाती है, तो जानते हो डिक्री होने से एक बेनिफिट ये होता है कि जब आप किसी ऑर्डर को डिक्री डिक्लेयर कर देते हैं, चलिए डिक्री हो गई, तो डिक्री होने से उसमें फायदा ये होता है कि यू कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट द डिक्री, चाहे वो प्रिलिमिनरी हो चाहे फाइनल हो, आप अपील कर सकते हैं। तो इसका मतलब है अगर आपने ये कहा कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज इंक्लूडेड ए डिक्री, इट मींस व्हाट, कि इसके अगेंस्ट अपील भी फाइल कर सकते हो क्या, कर सकते होगे। लेकिन जरा ऑर्डर 7 रूल 13 देखो, तो कहता है कि हाँ ये डिक्री तो है, लेकिन इसमें आप नया प्लेंट भी फाइल कर सकते हैं, उससे भी किसी ने रोका नहीं है, आपको अपील करने की जरूरत नहीं है, यू कैन फाइल एन अपील। आप जरा ऑर्डर 7 रूल 13 देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है और कई बार पूछा गया है। क्या एक बार सूट जो है प्लेंट रिजेक्ट कर देने के बाद, क्या उसी कॉज ऑफ एक्शन पर, उसी ग्राउंड पर क्या एक नया प्लेंट फाइल कर सकते हो क्या। तो कहता है ऑर्डर 7 रूल 13 देखो, कहता है वेयर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डज नॉट प्रिक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रेश प्लेंट। तो कहता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड हियर इन बिफोर, हियर इन बिफोर का मतलब क्या, 11-12 में जहां पर भी mentioned shall not of its own force preclude the plaintiff from presenting a fresh plaint in respect of the same cause of action। अंडरलाइन करो इसको, shall not its own force preclude, मतलब अगर एक प्लेंट रिजेक्ट हो गई, कहां पर, ऑर्डर 7 रूल 11 में, तो जब प्लेंट रिजेक्ट हो गई और उसी कॉज ऑफ एक्शन पर, सेम कॉज ऑफ एक्शन पर मैं दूसरी प्लेंट फाइल करता हूं, क्या कर सकता हूं, क्या क्या कर सकता हूं, यस आई कैन, CPC does not bar it, even though section 2 says that this order 7 rule 11 is a decree, but you are not barred, you का मतलब plaintiff is not barred to file a fresh plaint on same cause of action। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पहले मुझे ये बताइए। बहुत सीधी बात है और बहुत बार प्लेन्स में पूछा गया है। हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डीम्ड डिक्री की। डीम्ड डिक्री का मतलब क्या हो गया, certain things which are not actually decree but the law is presuming that these things shall be decree। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में हम उसको डिक्री मानेंगे, ये लॉ प्रिज्यूम कर रहा है कि डिक्री होगी। तो हमने कहा कि क्या रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डिक्री होनी चाहिए। आप अगर कॉमन सेंस का यूज करें और डिक्री की डेफिनेशन देखें, तो वो कहता है इफ देयर इज नो जुडिशियल डिटर्मिनेशन, इफ देयर इज नो डिटर्मिनेशन and no conclusive determination of the rights of the parties, then obviously it is not a decree। but आप कह रहे हैं कि नहीं, डीम्ड में इंक्लूड होगा कौन, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, तो यहां पर तो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन नहीं हुआ था, फिर भी सेक्शन कहता है कि बट इट शैल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द डिक्री। चलिए भाई मान लिया, तो अगर ये डेफिनेशन ऑफ डिक्री में इंक्लूडेड है तो इसका मतलब ये डिक्री हो गई, क्योंकि लॉ प्रिज्यूम कर रहा है। चलिए मान लिया लॉ ने प्रिज्यूम किया, लॉ प्रिज्यूम करेगा तो डिक्री के अगेंस्ट हमेशा क्या होनी चाहिए, अपील होनी चाहिए। डिक्री फर्स्ट डिक्री पे के अगेंस्ट हमेशा क्या होता है, जनरली अपील का प्रोविजन होता है, तो अपील का प्रोविजन होगा। लेकिन क्या एक बार
जो है अगर प्लेंट रिजेक्ट हो गई ऑर्डर 7 रूल 11 में, तो क्या सेम कॉज ऑफ एक्शन पर दूसरी प्लेंट भी फाइल की जा सकती है? क्या दूसरी बार भी हम कोर्ट में जा सकते हैं क्या? अपनी उसी प्लेंट को दोबारा से सेम कॉज ऑफ एक्शन पर फाइल करने का क्या हमको राइट है? हाँ है। ऑर्डर 7 रूल 13 कहता है हाँ, सेम कॉज ऑफ एक्शन पर दूसरी प्लेंट फाइल करने में कोई प्रोहिबिशन नहीं है। मतलब ये अच्छा ऐसा लिखा क्यों गया है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा साहब ऐसा क्यों लिखा हुआ है? एक बार जब रिजेक्ट कर दिया तो बार बार कोर्ट को परेशान करोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अभी भी बहुत ज्यादा लॉ के बारे में नहीं जानते हैं, तो प्लेंट फाइल करना नहीं जानते हैं। हो सकता है उनसे कोई गलती हो जाए प्लेंट फाइल करने में, जिसकी वजह से कोर्ट क्या करे, रिजेक्ट कर दे, क्योंकि ऑर्डर 7 रूल 11 मैंडेटरी प्रोविजन है, रिजेक्ट कर देगी कोर्ट। तो जब कोर्ट रिजेक्ट कर देगी तो वहां पर फिर अब अगर उसको अपील में जाना पड़ेगा तो बहुत सारी परेशानी होती है। अपील किसी, मान लीजिए कि सुपीरियर कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो टाइम, मनी, ये सब, उसका पैसा, रिसोर्स खराब होंगे। तो इसीलिए प्रोविजन ये रखा गया है कि अगर एक ही कोर्ट में प्लेंट रिजेक्ट हो जाए एक ग्राउंड पर, तो सेम कॉज ऑफ एक्शन पर दूसरी प्लेंट फाइल की जा सकती है। ये बात मेरी सबको समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए। क्योंकि आप जरा 11 में देखिए तो कहता है प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड। प्लेंट जो है रिजेक्ट कर दी जाएगी, मैंडेटरी है ऑर्डर 7 रूल 11। अगर गलती करोगे वहां पर, जैसे कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं किया, तो प्लेंट रिजेक्ट हो ही जानी है। तो इसकी अपील होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए। लेकिन क्या सेम कॉज ऑफ एक्शन पर दूसरी प्लेंट फाइल कर सकते हो क्या? हाँ, ऑर्डर 7 रूल 13 कहता है कर सकते हो, कर सकते हो। लिख लीजिए, डीम्ड डिक्री में लिखिए। डीम्ड डिक्री में आप लिखा ना, इट इज अ स्टैट्यूटरी फंक्शन, ए स्टैट्यूटरी फिक्शन फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटेंडिंग द मीनिंग of decree which it does not expressly cover. Purpose of extending the meaning of decree which it does not expressly cover. ये डिक्री की मीनिंग को एक्सटेंड करने के लिए है जो कि एक्सप्रेसली कवर नहीं करती थी। तो लिखिए, इसमें पहला पॉइंट लिखिए, द सेक्शन itself says that rejection of plaint under order 7 rule 11 rejection of plaint under order 7 rule 11 is a decree, is a decree, is a decree, is a decree। फुल स्टॉप देके आगे लिखो हाउएवर, कॉमा, it is pertinent to mention here that it is pertinent to mention here that mere rejection of plaint under order 7 rule 11, mere rejection of plaint under order 7 rule 11 does not preclude, preclude, preclude का मतलब मना कर देना, does not preclude the plaintiff from presenting the fresh plaint on same cause of action, presenting the fresh plaint on same cause of action, सेम कॉज ऑफ एक्शन। वत्सला, पढ़ाई नहीं हो रही क्या बच्चे आजकल? हो क्या क्या है? कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या? तुम्हारा आंसर भी नहीं आया, कुछ इश्यू है क्या? पढ़ाई नहीं हो रही है?
ऐसा क्यों? पहले तुम ऐसा कभी नहीं करती थी। और जिन्होंने भी आंसर नहीं लिखे हैं वो लिखे हैं आंसर। और हर्ष का आंसर बहुत अच्छा था। एक दो कमियां थी वो तो हर किसी से हो जाएंगी। बट हर्ष, यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटे। तो बाय टुडे ही तो भेजना था, तो आज का दिन तो आ गया ना। आज की ही क्लास में तो डिस्कस करता। अच्छा, तुम आज लिखने की सोच रही थी क्या? अरे, कल की क्लासेस होती नहीं ना संडे की। या तो आप कहिए तो संडे को मैं टेस्ट की डेट ही चेंज कर दूं, और संडे को सिर्फ टेस्ट पर ही डिस्कशन होगा, पूरी 3 घंटे क्लास नहीं चलेगी। जो भी टेस्ट होंगे उस संडे को डिस्कस किए जाएंगे। बताइए, अगर ऐसा आप चाहते हो तो बता दीजिएगा मुझे। लेकिन फिर सातों दिन आपको क्लास में रहना पड़ेगा। 6 दिन क्लासेस होंगी, 7वें दिन टेस्ट होगा। ओके, तो हम टेस्ट की डेट चेंज कर देते हैं। हम संडे को टेस्ट रखेंगे। संडे को कोई पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट हुआ करेंगे। वो आधे घंटे भी हो सकता है, वो 1 घंटे भी हो सकता है, वो 2 घंटे भी हो सकता है। ठीक है ना? ओके फाइन। तो संडे से हम लोग टेस्ट रखा करेंगे, संडे को ही सिर्फ। आज के लिए नहीं, लेकिन नेक्स्ट संडे से आपका टेस्ट हमेशा संडे को हुआ करेगा। जिन्होंने भी आंसर लिखे होंगे संडे को मैं डिस्कशन करूंगा, और संडे को ही आपको प्रीलिम्स के भी टेस्ट हुआ करेंगे। चलिए, अच्छा यहां तक तो हो गया साहब। क्या हो गया? ये आपने डीम्ड डिक्रीम रिजेक्शन ऑफ प्लेंट देखा। ओके फाइन। उसके बाद देखिए, वापस आइए 2 में। पेरक निकाले रखिएगा। वापस से देखिए, सेक्शन 2 में आइए। फिर से मैं पढ़ता हूँ। डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन व्हिच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल। आप साथ में पढ़ते रहिएगा। ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन द कंट्रोवर्सी इन द सूट and may be either preliminary or final, it shall be deemed, underline करें, it shall be deemed मतलब it shall be presumed to include। मैंने कहा ना deemed का मतलब presumption, deemed to include मतलब it shall be presumed to include। क्या include किया जाएगा? the rejection of the plaint। तो मैंने आपसे कहा rejection of plaint कहां पर है? order 7 rule 11 में। but the rejection of the plaint does not preclude you to file a fresh plaint on the same cause of action under order 7 rule 13। आगे देखिए, include the rejection of plaint and the determination of any question within section 144। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 144 भी इसी में इंक्लूड होगा। तो यानी कि रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट और 144 जब तुम पलट के देखोगे तो वो कहता है रेस्टिट्यूशन। 144 देखो पलट के, तो कहता है रेस्टिट्यूशन। सेक्शन 144 डील्स विद व्हाट? रेस्टिट्यूशन। देखो, रेस्टिट्यूशन के बारे में बात करता है कि नहीं कहता है? और देखो उसके मार्जिनल नोट को ही लिखा हुआ है, तो कहता है एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिस्टोरेशन, मतलब रिकवरी करना। तो रिस्टोरेशन मींस टू गिविंग बैक समथिंग टू इट्स ओनर। तो एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन, जैसे आपसे मान लीजिए कि रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज की रिकवरी, तो उसकी एप्लीकेशन तुम देते हो ना। देखो लिखा हुआ 144 में एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन, वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन। और मैंने आपसे क्या कहा था कि डिक्री के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? डिक्री के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? सूट होना चाहिए। लेकिन 144 में वो शब्द इसने क्या लिखा हुआ बताओ? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पर तो सूट होता नहीं है। तो एप्लीकेशन पर जब सूट नहीं, तो इसका मतलब सूट नहीं तो डिक्री नहीं, क्योंकि सूट नहीं है तो इसका मतलब सिविल लॉ ही है, सिविल सूट ही नहीं है, तो फिर डिक्री कहां से आएगी? लेकिन जब आप 2 पढ़ रहे हैं तो कह रहा है इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड। तो इसका मतलब एप्लीकेशन को भी
इन्होंने कहा कि इस एप्लीकेशन के जजमेंट को भी हम डिक्री ही मानेंगे, वरना एप्लीकेशन को तो हम मानते नहीं, हम तो सूट को ही मानते हैं। लेकिन कह रहा नहीं, एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन को भी हम इसके जजमेंट को भी डिक्री ही मानेंगे। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। कुछ नहीं होता है भाई, जैसे मान लीजिए कि वेयर एंड इन सो फार एज अ डिक्री is varied or reversed in any appeal, revision or other proceedings, or is set aside or modified in any suit instituted for the purpose, the court which passed the decree or order shall, on the application of any party entitled in any benefit by way of restitution or otherwise, cause such restitution to be made as well। जैसे मान लीजिए कि मेरे अगेंस्ट, मेरे और वत्सला के बीच में एक सूट फाइल हुआ। मैंने कहा कि साहब ये पेन मेरी है, वत्सला ने कहा ये पेन इनकी है, मेरे फेवर में डिक्री पास हो गई लोअर कोर्ट से। समझ में आ गई बात। बाद में क्या हुआ, वत्सला ने इसको अपील कर दिया या रिवीजन कर दिया। अब जब बाद में हुआ तो अपीलेट कोर्ट ने कहा कि गलत, द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू वत्सला। तो इसका मतलब है कि अब जो ये पेन मेरी पोजीशन में थी, इसकी रिकवरी होनी चाहिए ना, इसको इसके ओरिजिनल ओनर के पास जाना चाहिए, वत्सला के पास इसको जाना चाहिए। इसी की एप्लीकेशन रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। तो वत्सला क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन दे देंगे रेस्टिट्यूशन की, इसी को कहते हैं एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन। तो ये एप्लीकेशन डिक्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सेक्शन कहता है 22 की एप्लीकेशन भी रेस्टिट्यूशन की जो है क्या मानी जाएगी, डिक्री ही मानी जाएगी। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कि बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आया। आसान है यार। मैं बात कर रहा हूं आपसे डीम्ड डिक्री की। व्हाट आई एम टॉकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द डीम्ड डिक्री। रुक जाइए, फिर से डीम्ड डिक्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपसे क्या बताया, मैंने आपसे कहा कि डीम्ड का मतलब क्या हुआ, इट मींस द प्रिजम्पशन। क्या कहा मैंने आपसे, प्रिजम्पशन। तो डीम्ड डिक्री मतलब प्रिजम्पशन ऑफ लॉ दैट पर्टिकुलर थिंग इज अ डिक्री, जबकि एक्चुअल में वो डिक्री नहीं है ट्रेडिशनल डेफिनेशन के हिसाब से। तो ऐसा क्या है, तो उसके दो एग्जांपल उसने दे दिए। उसने कहा सबसे पहले तो रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, ये डीम्ड टू बी डिक्री होगा। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कहां पर, ऑर्डर 7 रूल 11 में। तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में कोई कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन तो हुआ नहीं, फिर भी डिक्री कह रहे हो। हाँ कह रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर 2 में ये डीम्ड टू बी डिक्री है, लॉ प्रिज्यूम ही कर रहा है इसको डिक्री के तौर पे, तो हम क्या करें, पहली बात हो गई। फिर दूसरी बात देखिए। अच्छा, दूसरी चीज ये हो गई कि आपने कहा कि रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन सेक्शन 144 में वो भी डीम्ड टू डिक्री होगी। तो फिर आप कहेंगे साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि रेस्टिट्यूशन होता क्या है। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिकवरी करना। रेस्टिट्यूशन का मतलब रीस्टोरेशन करना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सेक्शन 30, इसमें क्या कहते हैं कि हिंदू लॉ में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, नाम सुने हो। पति पत्नी को छोड़कर भाग जाए या पत्नी पति को छोड़कर के भाग जाए, तो यहाँ पर पत्नी को रीस्टोर किया जाएगा, वापस से पति के पास भेजा जाएगा, या पति चला जाएगा तो उसे पत्नी के पास भेजा जाएगा। इसी को कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। तो रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, रीस्टोरेशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, रीस्टोरेशन। समझ में आ रही बात। तो रेस्टिट्यूशन का सीधा एक मतलब होता है रिस्टोरेशन, वापस से ओनर के पास प्रॉपर्टी को भेज देना। तो मेरा ये कहना है कि इसका यूज कब होता है, इसका यूज सीपीसी में तब होता है जैसे मान लीजिए कि मेरे और वत्सला के बीच में कोई एक सूट फाइल हुआ, और सूट इस बात का फाइल हुआ कि ये मोबाइल किसका है, दिस मोबाइल बिलोंग्स टू होम। तो कोर्ट का पहला जजमेंट, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि रोहित का फोन है, तो फोन मेरे पास आ गया ना, ओके। बट वत्सला ने इसको अपील में चैलेंज कर दिया, वत्सला ने कहा ट्रायल कोर्ट इज रॉन्ग। तो appellate court found that yes, trial court had actually committed wrong in appreciation of the evidences। ट्रायल कोर्ट सही से अप्रिसिएट नहीं कर पाई किसको, एविडेंसेस को। देन द ट्रायल कोर्ट रिवर्स द जजमेंट। तो जो अभी तक मोबाइल मेरे पास था, अब वो किसके पास जाना चाहिए, जल्दी बोलो, ये मोबाइल अब किसके पास जाना चाहिए, अपीलेट कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से वत्सला के पास जाना चाहिए। ऑब्वियसली वत्सला के पास जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि वत्सला के पास जब ये जाना चाहिए तो जाएगा कैसे। तो उसके लिए वत्सला को एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी ना कि लुक, दिस इज द जजमेंट ऑफ द अपीलेट कोर्ट एंड नाउ द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी। जैसे आप एक्सक्यूशन कराते हैं ना डिक्री की, वैसे एप्लीकेशन दे दी जाएगी कि ये प्रॉपर्टी मुझे दे दीजिए।
जब ऐसा वत्सला एप्लीकेशन देगी तो इस एप्लीकेशन को फिर से याद रखिए, एप्लीकेशन डिक्री नहीं होती है, हमेशा सूट पर ही डिक्री होती है, क्योंकि एप्लीकेशन तो जनरल एप्लीकेशन हो गई। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि नहीं, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 144 शैल बी डीम्ड टू बी डिक्री। अभी भी नहीं समझ में आया? एप्लीकेशन डिक्री नहीं होती है ना, लेकिन ये सेक्शन कह रहा है, ये ऑर्डर टू, सॉरी, सेक्शन 2(2) कहता है कि एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू बी डिक्री। तो डीम्ड डिक्री में हमने दो चीजें देखी, कौन कौन सी देखी याद रखिएगा, सेक्शन, सॉरी, रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, ऑर्डर 7 रूल 11, और दूसरा हमने क्या देखा, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेक्शन 144। तो 144 में क्या है, रेस्टिट्यूशन। तो एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन इज ऑल्सो डिक्री। 144 में लिख लीजिए एप्लीकेशन फॉर, अच्छा क्या लिखा आखिरी में, हम लोगों ने लिखा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में लिख लिया, डीम डिक्री के बारे में, तो पहला पॉइंट हो गया कि रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट इज डीम टू बी डिक्री। दूसरा लिखिए, रेस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 144 इज ऑल्सो डीम्ड टू बी डिक्री। क्या लिखा है, रेस्टिट्यूशन नहीं, ऐसे लिखो, एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन, एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन under section 144 shall deemed to be decree. Application under section 144 shall deemed to be decree. कॉमा लग आगे लिखो, even though comma such determination is not made up is not made up not made up in a suit in a suit in a suit कॉमा आगे लिखो, it is determined on an application it is determined on an application but it is included in definition of the decree but it is included in the definition of decree। सबको क्लियर हो गया? वत्सला बता भाई, शिवम, हर्ष, बोलो जल्दी से। ये तू अंगूठा नीचे दिखा देता है बार बार, है? हाँ, ठीक है। अच्छा भाई, हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया है। अब आगे देखिए, अगली हेडिंग डालिए, the judgments which are not deemed to be decree, judgments which are not deemed to be decree, judgments not deemed to be decree, डैश दे दो। अब ऐसे कुछ जजमेंट जो डिक्री नहीं माने जाएंगे, फिर से वापस अपना डायरेक्ट ओपन करो, शुरुआत से पढ़ना शुरू करो, तो तुम डिक्री की पूरी डेफिनेशन देखोगे तो क्या कहता है, डिक्री इज फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन which so far as regards the court expressing it conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in a suit and may be either preliminary or final। यहाँ तक डिक्री खत्म। आगे देखो, it shall be deemed to include
अब ये डीम्ड डिक्री है, इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। 144 से संबंधित भी अगर कोई एप्लीकेशन है तो उस पे भी या जो आंसर आएगा वो डिक्री होगी। आगे देखो, बट शैल नॉट इंक्लूड, अंडरलाइन करो, लेकिन क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना कि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स वगैरह में। बट इट शैल नॉट इंक्लूड, क्या नहीं इंक्लूड किया जाएगा? तो कहता है कि देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, एनी एडजुडिकेशन, एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज, एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज, कोई भी ऐसा एडजुडिकेशन जिससे अपील, जिसकी अपील क्या हो सकती है, लाई करती हो, एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, मतलब एक ऐसा एडजुडिकेशन जिसके अगेंस्ट अपील लाई करती हो फ्रॉम एन ऑर्डर, जो कि एक ऑर्डर की तरह ट्रीट करता हो और उसके अगेंस्ट अपील की जा सकती हो। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, जनरली क्या होता है ना, मैंने अभी तुम्हें क्या बताया कि डिक्री के अगेंस्ट अपील की जा सकती है, ऑर्डर्स के अगेंस्ट जनरली अपील नहीं की जा सकती है, क्योंकि ऑर्डर्स क्या होते हैं, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स होते हैं जनरली, उनमें कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन नहीं होता है जनरली, समझे? तो ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील नहीं होती, दिस इज द जनरल रूल। लेकिन आपके सीपीसी में कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स हैं वो डिक्री नहीं है, लेकिन उनके अगेंस्ट भी अपील की जा सकती है, क्योंकि पार्टीज की किसी सब्सटेंटिव पार्ट या सब्सटेंटिव राइट को वायलेट कर देते हैं, तो उसकी अपील की जा सकती है। इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर्स, क्योंकि उनका नेचर पूरी तरह इंटरलोक्यूटरी नहीं रह जाता है। ऐसे ऑर्डर्स को ऑर्डर 43 में इंक्लूड किया गया है, और इनके साथ तुम पढ़ोगे सेक्शन 104। तो जरा सेक्शन 104 तुरंत अपने बेरक में देख लीजिए, अपीलेट ऑर्डर से, अपीलेबल ऑर्डर के बारे में बात होती है। 104 के बारे में पढ़िए जरा, ओपन करें, बेरक देखें, 104 देखिए, सबने देखा? कहता है ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाइज, ऐसे ऑर्डर्स जिनके अगेंस्ट अपील की जा सकती है। ध्यान से सुनो, जनरल रूल क्या हो गया कि जो डिक्री होती है, डिक्री के अगेंस्ट अपील कर सकते हो, एवरी डिक्री इज एक्चुअली अपीलेबल, एंड द जनरल रूल इज दैट ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल। रूल ये है कि डिक्री के अगेंस्ट अपील कर सकते हो, ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक्सेप्शन जो है वो ये है कि कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि 104 में, और इसका सपोर्टिंग ऑर्डर जो होता है, जैसे सेक्शन है ना 104, तो सेक्शन 104 में इसने लिख रखा है कि सर्टेन ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील हो सकती है, तो इसीलिए इनको हम क्या कह देते हैं, अपीलेबल ऑर्डर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अपीलेबल ऑर्डर्स। और 104 अपने आप में अकेले नहीं पढ़ा जाएगा, इसके साथ इसका प्रोसीजरल पार्ट ऑर्डर 43 भी पढ़ा जाएगा। तो कौन कौन से अपीलेबल ऑर्डर हैं, इसको जानने के लिए आपको सेक्शन 104 पढ़ना पड़ेगा और उसके साथ ऑर्डर 43 पढ़ना पड़ेगा। अब रुक जाओ, क्वेश्चन ये है कि क्या इनके अगेंस्ट अपील की जाने की, अपील का की जो परमिशन है वो सीपीसी खुद दे रहा है, तो क्या सिर्फ इस बात के लिए कि कुछ ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील की जा सकती है तो क्या वो डिक्री मान लिए जाएंगे क्या? कहता नहीं, orders shall remain to be orders, they are not decree. Merely because there is a provision of appeal against those orders, it does not mean that they are converted into decree. आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? बहुत आसान सी बात है। हमने अभी देखा कि डीम्ड डिक्री, डीम्ड डिक्री में हमने कहा कि भाई कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिक्री है नहीं, लेकिन लॉ का प्रिजम्पशन ऐसा है कि उन्हें हम डिक्री मान लेते हैं। तो आपने कहा साहब इसके एग्जाम्पल बता दीजिए, तो एग्जाम्पल ये हो गया कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, और दूसरा आपने क्या कहती है, सेकंड थिंग यू सेड दैट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 144 ऑफ फॉर रेस्टिट्यूशन, फाइन, these two things are included in the decree. फिर further it says that certain things they are not included in the decree, कुछ चीजें डिक्री में इंक्लूड नहीं की जाएंगी, दो they they behave like decree.
फॉर एग्जाम्पल व्हाट, अपीलेबल ऑर्डर। तो हमने कहा कि अपीलेबल ऑर्डर क्या होता है, हमने कहा देखो भाई ऑर्डर generally they are not appealable, only decrees are appealable, but there are certain orders which are made appealable in section 104 read with order 43। तो अगर ऐसा कोई ऑर्डर है जो अपीलेबल बनाया गया जिसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, इट डज नॉट मीन दैट द ऑर्डर बिकम्स डिक्री। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होगा कि ऑर्डर को हम डिक्री की तरह पढ़ने लगे। अब कुछ समझ में आया? अभी भी नहीं? बोलो भाई, ऐसा क्या बड़ा मुश्किल है? ऑर्डर 104 देखो, सॉरी सेक्शन 104 देखो, 104 देखिए क्या लिखा हो, ऑर्डर्स फ्रॉम विच अपील लाइज। देखो क्या कहता है, एन अपील शैल लाई, शैल अंडरलाइन करो, एन अपील शैल लाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स, नीचे जो लिखे गए ऑर्डर्स हैं, एंड सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड और बाय एनी लॉ फॉर द टाइम being enforced from नो अदर ऑर्डर एंड फ्रॉम नो अदर ऑर्डर। मतलब ये कहता है कि देखो जितने ऑर्डर्स यहाँ लिखे गए हैं बस उन्हीं के अगेंस्ट अपील हो सकती है, बाकी कोई भी ऑर्डर अपील के लायक नहीं है। इसका मतलब जनरल रूल क्या है, सिर्फ डिक्री के ही अगेंस्ट अपील हो सकती है, ऑर्डर्स के अगेंस्ट नहीं हो सकती। सेक्शन 104 और इसके साथ जब ऑर्डर 43 पढ़ोगे तो ये दोनों क्या कह देते हैं, दे प्रोवाइड एक्सेप्शन ऑफ दिस जनरल रूल कि ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती है। ये कहते हैं नहीं, सर्टेन ऑर्डर्स आर अपीलेबल ऑर्डर। तो ऑर्डर 43 इसके साथ पढ़ोगे तो ऑर्डर अपीलेबल ऑर्डर्स की पूरी लिस्ट दे रखी है उसने। आपके प्रीलिम्स में बहुत पूछा था अपीलेबल ऑर्डर कहाँ पर है, तो कहाँ पर है भाई, 43 में। आप लोग सभी लोग देखिए, दिखा आप लोगों को ऑर्डर 43 क्या हो गया, कोई बोल क्यों नहीं रहा है? देखो 43 में क्या लिखा हुआ है, अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स, अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स लिखा है ना, एन अपील शैल लाई, शैल वर्ड है, शैल लाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 104। कहता है कि 104 में जो लिखा हुआ है इन्हीं ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील की जा सकती है, ये सब अपीलेबल ऑर्डर्स हैं। तो ये जो अपीलेबल ऑर्डर्स हैं क्या ये डिक्री है क्या, अपीलेबल ऑर्डर्स हैं क्या ये डिक्री है क्या? नहीं है। इसका मतलब ऑर्डर अंडर सेक्शन 104 read with order 43, are they decree? No, they are not decree, but they are orders। are they appealable? Yes, they are appealable। यहाँ तक तो हुआ, क्लियर है? चलिए भाई, तो इसका मतलब हो गया डीम्ड नॉट टू बी डिक्री। तो इसमें क्या हो गया, सबसे पहले तो अपीलेबल ऑर्डर नंबर 1 लिखिए, डीम्ड नॉट टू बी डिक्री, इसमें लिखिए नंबर 1 अपीलेबल ऑर्डर्स, अपीलेबल ऑर्डर्स अंडर सेक्शन, यस दे आर अपीलेबल बट दे आर नॉट डिक्री, बिल्कुल सही। अंडर सेक्शन 104, अंडर सेक्शन 104 read with order 43, read with order 43, there are list of certain orders, there are list of certain orders, list of certain orders, list of certain orders which are made appealable in the code, which are made appealable in the code, which are made appealable in the code।
which are made appealable in the code. But they are not decrees. They are not decree. But they are not decree. इसी तरीके से सेकंड इसी में लिखो, अपीलेबल ऑर्डर्स देख लिया, चलो सेकंड लिखो, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। अगला देखिए, अगला देखिए, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, सेक्शन 2 में देखिए, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, पढ़ो आगे, देखो क्या कहता है, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर और एनी ऑर्डर, any order of dismissal for default, dismissal for default। ये dismissal for default कहां पर प्रोवाइडेड है भाई? dismissal for default का मतलब समझते हो? जैसे मान लीजिए कि हम दोनों, मैं प्लेंटिफ हूं और पीयूष जो है डिफेंडेंट है, मैंने प्लेंटिफ के, मैं प्लेंटिफ हूं, मैंने एक सूट फाइल किया किसके अगेंस्ट? पीयूष के अगेंस्ट, फॉर रिकवरी ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने कहा कि पीयूष ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया, इनसे मुझे प्रॉपर्टी वापस चाहिए, और ये कह के मैंने सूट फाइल कर दिया। कई सिचुएशन हो सकती हैं। ऑर्डर 9 जब ओपन करोगे, जरा एक बार देख ही लेना, ऑर्डर 9 देखो, तो ऑर्डर 9 जानते हो क्या कहता है? ऑर्डर 9 कहता है कि appearance of parties and consequences of non appearance। तो ऐसा हो सकता है कि मैंने पीयूष के अगेंस्ट सूट फाइल किया लेकिन मैं ही कोर्ट में ना पहुंचूं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पीयूष कोर्ट में ना पहुंचे, और कभी कभी ऐसा हो सकता है हम दोनों ही कोर्ट में ना पहुंचे। तो ये जो पार्टीज दोनों नहीं पहुंच रही हैं, ये क्या माना जाएगा? डिफॉल्ट कर रही हैं पार्टीज, और दोनों पार्टीज नहीं पहुंची तो कोर्ट क्या कर सकती है? सूट को डिसमिस कर सकती है। अब ये डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट जो है, ये क्या डिक्री होगी क्या? ये ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, क्या ये डिक्री है क्या? ये तो कॉमन सेंस की भी बात है कि डिक्री में राइट्स को कंक्लूसिव डिटरमाइन किया जाता है। तो अगर पार्टीज आई ही नहीं तो काहे बात का डिटर्मिनेशन? तो ये डिक्री तो नहीं होगी ना। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि इट शैल नॉट इंक्लूड द डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। ये भी डिक्री नहीं होगी, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट ये भी नहीं होगी। अच्छा भाई, इसका मतलब ये हो गया कि हमने देखा कि भाई डीम्ड डिक्री में क्या है, इंक्लूड की जाती हैं। कौन कौन सी चीज इंक्लूड की गई? दो चीजें इंक्लूड की गई, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11, और दूसरा क्या? एप्लीकेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये दोनों डिक्री मान ली गई क्योंकि स्टैट्यूटरी प्रोविजन है तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। उसके बाद आगे कहता है कुछ चीजें डिक्री नहीं मानी जाएंगी। अब डिक्री नहीं मानी जाएंगी तो उसमें सबसे पहला नंबर किसका है? डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट का। तो डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट ऑर्डर 9 में आपने किया, नहीं मानी जाएगी डिक्री, बिल्कुल ठीक बात है, मानी भी नहीं जानी चाहिए। उसके बाद फिर अपीलेबल ऑर्डर की बात आपने कर ली, तो अपील तो है बट दे आर स्टिल इन द नेचर ऑफ ऑर्डर्स, और बहुत लिमिटेड ऑर्डर्स होते हैं जिनकी अपील की जा सकती है, जो कहां प्रोवाइडेड? सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 में। आपने कहा साहब दीज अपीलेबल ऑर्डर्स डज नॉट अमाउंट टू, दीज अपीलेबल ऑर्डर्स डू नॉट अमाउंट टू डिक्री। ये अपीलेबल ऑर्डर्स कभी भी डिक्री नहीं बन सकते हैं, दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ डिक्री, लिखा हुआ है आपकी बेरैक में। चलिए भाई, भले ही अपील के प्रोविजन। उसके बाद अब आप देखेंगे एक और प्रोविजन हम देखेंगे, एक प्रोविजन और देखेंगे।
यार सभी लोग बेयर एक्ट बहुत ध्यान से देखिएगा और वापस से सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में आइए और एक चीज मुझे बताइए, मैं पढ़ रहा हूं, आप भी अपने बेयर एक्ट में देखिएगा। देखिए लिखा हुआ, इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ क्लेम एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन, और देखो उसके बाद स्टार बना दिया है और नीचे कुछ लिख दिया कि ऑमिट कर दिया गया। ये बताओ तो कब ऑमिट किया गया था, ईयर बताओ, और कौन सा वर्ड ऑमिट किया गया है। नहीं देख रहे हो क्या? मैं तुमसे बेरेक्ट की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ, और क्या वर्ड ऑमिट किया गया है बत्सला? वर्ड क्या था जो ऑमिट कर दिया गया? सेक्शन 47। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटे, बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से सुनना। इट मीन्स अप टू 1976, 1976 तक सेक्शन 47 से रिलेटेड डिटर्मिनेशन जो हुआ करते थे वो डिक्री में इंक्लूड हुआ करते थे। लेकिन अब सेक्शन 47 का डिटर्मिनेशन जो है वो डिक्री नहीं रह गया, क्योंकि आपने उसको हटा दिया। अब वो डेफिनेशन से हट गया। क्या है सेक्शन 47, जरा देखिएगा तो, ऐसा क्या था कि उसको हटा दिया गया और क्यों हटा दिया गया? पहले तो देखेंगे है क्या सेक्शन 47। आप देखेंगे तो लिखा होगा सेक्शन 47 में एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन। देखिए सेक्शन 47 में देखिए, क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री। यही होगा ना? यानी कि डिक्री के एक्सक्यूशन, पहले तो डिक्री के एक्सक्यूशन का मतलब आप समझ लीजिए। देखिए जैसे होता क्या है, पहले क्या होता था, 76 से पहले डिक्री तो समझ गए हो तुम लोग? डिक्री का मतलब है हमारे और वत्सला के बीच में ये डिस्प्यूट हुआ कि ये फोन किसका है, मान लेते हैं। तो अगर ये फोन किसका है, ये डिस्प्यूट हुआ और कोर्ट ने कहा कि ये फोन वत्सला का है, या दूसरा भी हम कर सकते हैं कि घर को लेकर डिस्प्यूट हुआ, वत्सला ने कहा पोजेशन चाहिए, कोर्ट ने कहा चलो भाई पोजेशन इनको दे दो। ये पोजेशन का ऑर्डर जो है ये डिक्री है। समझ में आ रही बात? पोजेशन का ऑर्डर डिक्री है, बट डिक्री इज मियर अ पीस ऑफ पेपर। ये सिर्फ एक पेपर का पीस है, इसमें कोई जान नहीं है। वत्सला को उस पीस ऑफ पेपर से कोई फायदा नहीं होगा। वत्सला को क्या चाहिए? कागज का टुकड़ा चाहिए था क्या? कोर्ट की सील चाहिए थी क्या? नहीं। वत्सला गई थी कि वो घर पे पोजीशन मिले, और मान लीजिए कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी घर नहीं मिलता है, तब क्या? उस कोर्ट के ऑर्डर का क्या मतलब? दैट इज मियर ए पीस ऑफ पेपर। तो डिक्री से कुछ नहीं होता है। डिक्री के बाद अगला स्टेप आता है एग्जीक्यूशन का। जैसे घर कहां पर है, हो सकता है कि हमारे और वत्सला के बीच में सूट चला प्रयाग में, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद में, और जो सूट की प्रॉपर्टी थी, हाई कोर्ट में कह रहा हूँ, मान लीजिए इलाहाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला, और जो सूट की प्रॉपर्टी है वो है कानपुर में। तो कानपुर की कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आ जाएगा ना उस पे पोजेशन दिलाने के लिए। तो वत्सला एक एप्लीकेशन देंगे कानपुर की कोर्ट में कि देखिए ये कोर्ट की डिक्री है, इसे आप करिए एग्जीक्यूट। पहले जानते हैं क्या होता था, इस एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन में या एग्जीक्यूशन की कोर्ट जो कुछ भी डिसाइड करती थी उसके अगेंस्ट भी अपील होने लगती थी। तो पता चला कि डिक्री लड़ते लड़ते हमारा काफी समय बीता, अब उसके बाद एग्जीक्यूशन की अपील के अगेंस्ट भी अपील होने, एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन के अगेंस्ट भी अपील होने लगी। तो फिर 2-4 साल खराब हो गए।
the legislature found that section 47 should not be included in the decree, because if it remains as a decree, obviously it shall become appealable, और जब इसको अपील इसके अगेंस्ट मेंटेन होती रहेगी तो डिले बहुत होता रहेगा. Even after the obtaining of decree, the party shall be precluded from enjoying the fruit of the decree. डिक्री तो मिल जाएगी लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट भी क्या हो जाएगा, आप अपील करने लगेंगे. ये बात समझ में आ रही है कि नहीं सबको आ रही है? तो 1976 में इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डिले in execution of the decree, what they did, they actually amended order section 2 and excluded the section 47 from the definition of deemed decree. ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? डीम्ड डिक्री में जो सेक्शन 47 हुआ करता था पहले, अब नहीं रह गया. उसका कारण क्या है? उसका कारण है एक्सक्यूशन में होने वाली देरी. पहले 47 जब तक डिक्री में इंक्लूड था तो उसके अगेंस्ट अपील हो जाती थी, तो फिर और डिले हो जाता था. तो इसीलिए लेजिस्लेचर को समझ में आया कि इस डिले को रोकने का एक तरीका ये है कि 47 को डिक्री के डेफिनेशन से ही बाहर कर देते हैं. इसीलिए उसको क्या किया, रिमूव कर दिया. 1976 के बाद अब सेक्शन 47 इज नॉट अ डिक्री. नहीं समझ में आया क्या? 47 में अटैच जो है एग्जीक्यूशन के लिए जाओगे, उस ऑर्डर के अगेंस्ट अब कोई अपील नहीं हो सकती है. वत्सला समझ में आया? हर्ष? ठीक है. तो डीम्ड नॉट टू बी डिक्री में लिख लीजिए, एग्जीक्यूशन अंडर सेक्शन 47, execution under section 47 is not included in decree, is not included in decree, is not included in the decree after the amendment of 1976, after the amendment of 1976, after the amendment of 1976. फुल स्टॉप दे के आगे लिखो, the legislature considered that legislature considered that inclusion of section 47 in the definition of the decree, the inclusion of section 47 in the definition of the decree was the main reason, was the main reason for delay in, for delay in the execution of decree, for delay in the execution of decree, execution of decree, execution of decree, execution of decree. यहां तक हुआ? लिखा आप लोगों ने? लिख लिया? चलिए, इस तरीके से डीम्ड डिक्री भी कंप्लीट हो गई. डीम्ड डिक्री भी कंप्लीट हो गई. अच्छा, आप चलिए जरा एक
डिक्री और ऑर्डर के बीच में डिफरेंस बताइए। तो एक हेडिंग डालें, डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर। मीन्स बहुत पूछा जाता है ये, डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर। डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर। डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर, ऐसे लिख देते हैं इसको। एक सेकंड, डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर। डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर। तो डिक्री और ऑर्डर के बीच में डिफरेंस, तो ऐसा करिए कि एक तरफ यहां पे कर दीजिए ऑर्डर कर दीजिए, और दूसरी तरफ क्या कर दीजिए, डिक्री कर दीजिए। ऑर्डर कहां पर डिफाइंड है आपके, सेक्शन 2, जरा आपने बेरेक में देखिए, 2 का 14 कहां पर है, 2 का 14। डिक्री कहां पर है, 2 का, ऐसे कर लीजिए इसको, 2 का 2। ऑर्डर कहां पर है, 2 का 14 और 2 का 2। जरा अंतर बताइए आप लोग देख देख के कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर। जरा देखिए तो, पहले ऑर्डर की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि डिक्री की डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। देखिए ऑर्डर क्या कहता है, ये बहुत लोगों को क्लियर नहीं हो पाता है कि ऑर्डर और डिक्री में डिफरेंस क्या है। मीन्स में कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता ऑर्डर मीन्स व्हाट, 14 में जाइए, 2 के 14 में कहता ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन, अंडरलाइन करो। देखो फॉर्मल एक्सप्रेशन सेम वही वर्डिंग है जो डिक्री की डेफिनेशन है, इट इज ऑल्सो ए फॉर्मल एक्सप्रेशन। ठीक है, फॉर्मल एक्सप्रेशन है ऑफ एनी डिसीजन। यहां पर एडजुडिकेशन था डिक्री में, यहां पर क्या लिख दिया इसने, एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट, एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री। कहता है साहब, देखिए सबसे पहले तो ये देखिए, डिसीजन का मतलब भी तो एडजुडिकेशन ही हुआ। हाँ, इसमें भी एडजुडिकेशन है, इसमें भी फॉर्मल एक्सप्रेशन है, लेकिन आगे कहता है कि लेकिन ये एक्सप्रेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन, ये डिक्री नहीं है, बस वही ऑर्डर है। कोई भी कोर्ट का जो फॉर्मल एक्सप्रेशन में ऑर्डर होगा विच इज नॉट अ डिक्री इज ऑर्डर। डिसीजन ऑर्डर होगा अगर वो डिक्री नहीं है। इस बात से कुछ क्लियर नहीं हो पाता है, पर डिक्री की अगर सारी डेफिनेशन को क्लियर करो तो अपने आप क्लियर हो जाएंगी चीजें। बताओ डिक्री होने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, एसेंशियल्स ऑफ डिक्री में चले जाओ, तुरंत देखो, एसेंशियल्स ऑफ डिक्री में जाओ, सबसे पहले क्या होना चाहिए बताओ जल्दी से, देयर मस्ट बी, मैंने आपसे क्या कहा था, देयर मस्ट बी अ सूट। तो पहला तो डिक्री में लिखिए, डिक्री कैन बी ओरिजिनेटेड ओनली इन सूट, नो सूट नो डिक्री। डिक्री कैन बी ओरिजिनेटेड ओनली इन सूट, इसका एक्सेप्शन है हाँ। यस एक्सेप्शन इज देयर, कौन सा एक्सेप्शन है, डीम्ड डिक्री, एक्सेप्ट डीम्ड डिक्री, एवरी डिक्री इज ओरिजिनेटेड इन सूट। डिक्री ओरिजिनेट्स ओनली इन सूट एक्सेप्ट द डीम्ड डिक्री। लेकिन ऑर्डर में देखो तो ये कहता है कि ऑर्डर के बारे में कुछ लिखा है क्या कि सूट पर ओरिजिनेट होगा, इसने नहीं लिखा ना। इसने कहा कि
इट मे बी, इसका मतलब क्या हो सकता है, कोर्ट का बस डिसीजन होना चाहिए, चाहे वो सूट में हो चाहे एप्लीकेशन में हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऑर्डर मे बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम सूट और इवन फ्रॉम एप्लीकेशंस। ऑर्डर मे बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम सूट और फ्रॉम एप्लीकेशन। लिखा। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया, सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? पहला डिफरेंस क्या हुआ कि डिक्री ओरिजिनेट्स ओनली फ्रॉम सूट, लेकिन ऑर्डर पे तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है ना। इन्होंने कहा कोई भी डिसीजन जो डिक्री नहीं है वो ऑर्डर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर्स में बी ओरिजिनेटेड ऑन सूट और एप्लीकेशन, ये सूट या एप्लीकेशन दोनों से ही ओरिजिनेट हो सकते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा भाई, फिर डिक्री की दूसरी डेफिनेशन में आ जाओ। डिक्री और ऑर्डर में दूसरा डिफरेंस देखो। डिक्री में मैंने आपसे क्या कहा था, डिक्री में क्या होना चाहिए, डिसीजन तो होना चाहिए, डिटर्मिनेशन तो होना चाहिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए डिक्री में, डिक्री में डिटर्मिनेशन कैसा होना चाहिए? अरे इतना टाइम लगता है, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होना चाहिए। वेरी गुड। तो डिक्री में वही लिखो, लिखो नीचे कि ओनली कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज। लेकिन ऑर्डर में जाके लिखो तो लिखो कि it is not necessary that every order gives the conclusive determination. It is not necessary that orders conclusively determine, it is not necessary that orders conclusively determine the rights of the parties of the suit. It is not necessary, ये ना, it is not necessary that every order conclusively determines the rights of the parties। लिखा? चलिए थर्ड लिखिए। थर्ड डिग्री, डिग्री की जाइए जरा डेफिनेशन में देखिए तो क्या कहा गया है। जनरली, अब लिखा नहीं है लेकिन कुछ चीजें तो हमने सीख भी ली है ना। एक सूट में जनरली कितनी डिग्री होती है? एक डिग्री। मैंने आपसे बताया ना कि जनरली जनरल रूल यही है कि इन ए सिंगल सूट देयर इज अ सिंगल डिग्री। प्रिलिमिनरी और फाइनल कभी कभी नेचर की वजह से ले आने पड़ते हैं। तो एक सूट में जनरली एक डिग्री होती है, बट ऑर्डर्स, अ नंबर ऑफ ऑर्डर्स में बी देयर ड्यूरिंग अ सूट। हर बार ही जैसे इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर एक नहीं दसों पास किए जा सकते हैं और किए भी जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि डिस्प्यूट है कि हु इज एक्चुअली ओनर एंड हु इज हैविंग द पोजीशन ओवर द पर्टिकुलर हाउस। मेरे और वत्सला के बीच में है कि घर किसका होगा, ओनर कौन है, किसका पोजीशन होगा। मैं रह रहा हूं, हम दोनों के बीच में सूट चल रहा है। तब तक मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि इसमें एक और आदमी को रख लेते हैं, हर्ष को। मैंने कहा हर्ष तुम भी आ जाओ, हम दोनों रहेंगे इसमें, वत्सला को पैसा नहीं देंगे एक भी रुपया। अब वत्सला क्या करेंगे, कोर्ट में चली जाएंगे, कहेंगे नहीं अभी तो एक से हम परेशान है, दूसरा भी आ रहा है, ये रोकिए। ऑर्डर पास कर दिया कोर्ट ने, इंजंक्शन इश्यू कर दिया, कहा इसमें कोई चीज नहीं होगा, अभी फिलहाल जो जहां है वैसे ही रहेगा, कोई नई पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। फिर धीरे से मैंने क्या किया, फिर अभी हम परेशान कर रहे हैं वत्सला को। मैंने कहा वत्सला तुमने मुझे किसी और को नहीं लेने दिया ना, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं हम इसके ऊपर एक फ्लोर और बना देते हैं। वत्सला ने कहा कि ये तो बड़ी मुश्किल है। कोर्ट में फिर चलेंगे, फिर दूसरा एक ऑर्डर पास हो। फिर मैंने सोचा कि इसको बेच ही देते हैं पीयूष को। वत्सला फिर कोर्ट में चलेंगे, फिर एक इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास हुआ। इसका मतलब होता है कि एक सूट में एक से ज्यादा इंटरलोक्यूटरी या कई बार कई कई इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास करने पड़ सकते हैं। बट जनरल रूल इज दैट इन एवरी सूट देयर इज ओनली वन डिक्री। नेचर अगर ऐसा है तो कभी कभी प्रिलिमिनरी और फाइनल डिक्रीज
पास की जा सकती है और कभी कभी एक से ज्यादा भी की जा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, बट द जनरल रूल इज इन अ सिंगल सूट देयर इज अ सिंगल डिक्री, but a number of orders can be passed during the pendency of the suit. लिखा नहीं, लिखो, डिक्री में पहले लिखो। जनरली in one suit only one decree is passed. Generally, comma, in one suit only one decree is passed. ऑर्डर्स में लिखिए, in a single suit there may be numerous orders for different purposes. In a single suit there may be numerous orders for different purposes. For different purposes. लिखा आप लोगों ने? इसी तरीके से बताइए कि अभी हम लोगों ने देखा ना, एक जनरल रूल ये देखा कि एक और भी डिफरेंस अभी आप इसी तरीके से देख सकते हैं, अपील के बेसिस पर, अपील के ग्राउंड पर भी तो देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं क्या? देख सकते हो। जनरल रूल क्या होता है कि डिक्री इज जनरली अपीलेबल, लेकिन ऑर्डर्स दे आर जनरली नॉट अपीलेबल। ओनली सेक्शन 104 and read with order 43, it provides a list of orders which are made appealable in your code, but generally orders are not appealable. General rule is that orders are not made appealable in your code. और जनरल रूल वही डिक्री का क्या है कि एवरी डिक्री इज अपीलेबल, हर एक डिक्री अपीलेबल होती है। तो लिख लीजिए कि डिक्री के बारे में लिखिए, जनरली एवरी डिक्री इज अपीलेबल अनलेस इट इज बार्ड। जनरली every decree is appealable unless it is barred. ऑर्डर्स में लिखिए, generally orders are not made appealable, generally orders are not made appealable except section 104 read with order 43 rule 1 provides, except section 104 read with order 43 rule 1 which provides a list of orders which are made appealable in the code. Which are made appealable in the code. नहीं देख रहे हैं क्या आप लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? और लास्ट में देखिए एक और बात समझ लीजिएगा, एवरी डिक्री इज जनरली अपीलेबल, एवरी डिक्री इज जनरली अपीलेबल, हर एक डिक्री अपीलेबल होती है। समझ में आ गई बात? लेकिन अपील के साथ, डिक्री के साथ एक और चीज है, डिक्री की कुछ डिक्रीज की अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो फर्स्ट अपील भी हो सकती है, उसके बाद दोबारा भी अपील हो सकती है, सेकेंड अपील का भी प्रोविजन है डिक्री के केस में। ऑर्डर्स के केस में पहले तो ऑर्डर्स अपीलेबल होते नहीं, अगर हैं भी तो सिर्फ एक बार है। ऑर्डर 43 की जो लिस्ट दी गई है रूल 1 की, उसमें जो ऑर्डर्स को अपीलेबल बनाया गया वो सिर्फ सिंगल स्टेज तक है। आफ्टर दैट पार्टीज आर नॉट open to file a second appeal, it is not allowed in the code. सेकेंड अपील ऑर्डर्स की नहीं हो सकती है, किसी भी सिचुएशन में सेकेंड अपील नहीं हो सकती, पर डिक्रीज की सेकेंड अपील हो सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो लिख लीजिए, डिक्री में लिखिए, द प्रोविजन ऑफ सेकेंड अपील, द प्रोविजन ऑफ सेकेंड अपील
under section 100, second appeal under section 100 is applicable in case of decrease, comma, if comma, there is a question of substantial, ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए, if the question involves, if the question involves a substantial question of law, if the question involves a substantial question of law. आप जरा सेक्शन 100 जल्दी से देख लीजिए, बाद में पढ़ेंगे सेकेंड अपील। देखिए जरा जल्दी से, देखिए सेकेंड अपील में कहता है, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड और बाय एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, एन अपील शैल लाई टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एवरी डिक्री, अंडरलाइन करो एवरी डिक्री, सिर्फ डिक्री के ही अगेंस्ट हो सकता है, passed in appeal by any court subordinate to the high court if the high court is satisfied that the case involves a substantial question of law. देख रहे हो, डिक्री को वर्ड को अंडरलाइन करो और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को अंडरलाइन। क्या नहीं देखे क्या? सेक्शन 100 देखो, दिखा? दिखा? अरे जल्दी बोलो यार। ऑर्डर्स में लिखिए देयर इज नो प्रोविजन ऑफ सेकंड अपील इन केस ऑफ ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में लिखिए नो प्रोविजन ऑफ सेकंड अपील, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ सेकंड अपील इन केस ऑफ ऑर्डर्स। अभी इसके साथ ही मैं अभी रोकता हूं, हम लोग 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। 7:50 पर अगली क्लास होगी आईपीसी की। ये बताइए आप लोग टेस्ट आज देंगे या कल देंगे? क्योंकि टेस्ट तो प्रिपेयर्ड है, आप कल देना चाहते हैं तो कल दे दीजिए, आज देना चाहते हैं तो ठीक है। तो हम लोग संडे को फिक्स डेट रखेंगे, हर संडे को हम सिर्फ टेस्ट किया करेंगे, उसमें पढ़ाने का कोई काम नहीं होगा, टेस्ट पर ही डिस्कशन होगा, और टेस्ट चाहे आपके प्रीलिम्स के हों चाहे मेंस के हों। तो जो भी तुमने लिखा है श्वेता, दोबारा से अपना आंसर मुझे भेजो, मैं देखता हूं तुमने क्या लिखा है, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो आज के आज ही भेजे, कल उस पर भी डिस्कशन करेंगे, और कल आपको एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी आपसे लिया जाएगा यही सामने, ठीक है? कुछ नहीं है, 2 दिन का कोई टाइम नहीं, वहीं सामने रहेगा, आप मुझे आंसर बताते जाएंगे, मैं आपके साथ डिस्कशन करता रहूंगा। तो हम लोग 7:50 पर मिलते हैं, और फिर मैं आपके साथ आईपीसी पर डिस्कशन करूंगा आगे के टॉपिक पर। विद दिस टुडेज क्लास इज सस्पेंडेड।